कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, यहाँ पे हम अब पढ़ेंगे चैप्टर 6 मैटरनिटी बेनिफिट। देखो मैंने ऑलरेडी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो है वो पूरा पढ़ाया है डिटेल में, ठीक है। और जो एक्ट में जो भी लिखा है यहाँ कोड में वही सब लिखा है, नया कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जिन लोगों ने वो वीडियो पूरा देखा है उनका तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, बाकी नया कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम पढ़ते हैं कोड का चैप्टर 6 मैटरनिटी बेनिफिट। तो पहले देखो इसका स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी क्या है। तो कोड के फर्स्ट शेड्यूल में दिया है ये कहाँ पे अप्लाई है। तो एवरी फैक्ट्री माइन प्लांटेशन जो है वो कवर्ड है इसमें, इरेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन फैक्ट्री माइन और प्लांटेशन। मतलब यहाँ पे कोई वर्कर का मिनिमम थ्रेशोल्ड नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मतलब एक फीमेल भी काम कर रही है तो उनको मैटरनिटी बेनिफिट देना होगा, ठीक है। तो ये वही लिखा है। फिर देखो और कोई अगर शॉप या फिर इस्टेब्लिशमेंट है तो वहां पे कम से कम 10 चाहिए, 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉय चाहिए, तो फिर ये जो कोड है उन पे लागू होगा। एक्ट में वही लिखा है, सब स्टेप सेम है, ठीक है। देखो गवर्नमेंट चाहे तो इसको क्या कर सकता है, किसी भी अदर शॉप इस्टेब्लिशमेंट को ये कोड लागू करा सकता है, ठीक। गवर्नमेंट के पास वो पावर है, वही है। और एक बार ये एक्ट, ये जो कोड है लागू हो गया तो वो ऑटोमेटिकली मतलब कंटिन्यू रहेगा, अप्लाई रहेगा, ठीक है। मतलब वो लागू ही रहेगा कोड आपके ऊपर। तो वही है, ये हर चीज मतलब ये जो है कंटिन्यूटी वाला, ये अब तक के जितने भी चैप्टर हमने पढ़े ये यहाँ पे होता ही है, ठीक है। तो इतना ये नहीं है कि कुछ नया नहीं है, सेम ही है। अब देखो ये डेफिनेशन, अगर आप ये कोड पहली बार पढ़ रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो विदाउट मतलब आपने मैटर बेनिफिट एक्ट वो वीडियो नहीं देखा, तो यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज देखो, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे चाइल्ड का डेफिनेशन देखो, यहाँ पे चाइल्ड का डेफिनेशन क्या है, इट इंक्लूड्स स्टिल बॉर्न चाइल्ड। मतलब ऐसा नहीं कि लिविंग अगर चाइल्ड पैदा होता है तो सिर्फ वही है, अगर चाइल्ड डेड भी पैदा होता है तो उसको भी चाइल्ड ही बोलेंगे, ठीक है। तो इट इंक्लूड्स स्टिल बॉर्न चाइल्ड, इसको याद रखो। कमीशनिंग मदर मतलब ये जो होती है बायोलॉजिकल मदर है, उन्होंने क्या किया, हु विशेस टू हैव चाइल्ड एंड प्रेफर्स टू हैव हर एम्ब्रियो इम्प्लांटेड इन अनदर वुमन। मतलब उन्होंने सरोगेसी करी है, किसी दूसरी महिला जो है वो एक्चुअल बर्थ देगी, मतलब डिलीवरी वो देगी बेबी की, लेकिन एक्चुअल उसकी मदर बायोलॉजिकल मदर ये है, ठीक है। तो वो जो बायोलॉजिकल मदर है उसको बोलते हैं कमीशनिंग मदर। तो ये डेफिनेशन क्यों है, क्योंकि कमीशनिंग मदर को भी कुछ मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है, कुछ हफ्ते का मिलता है। तो कितना मिलता है वो डिटेल में देखेंगे अभी। अब कन्फाइनमेंट का डेफिनेशन देखो, कन्फाइनमेंट का डेफिनेशन क्या है, लेबर रिजल्टिंग इश्यू ऑफ लिविंग चाइल्ड। मतलब देखो ऐसा प्रसव जिसके परिणाम स्वरूप एक जीवित बच्चा अगर पैदा होता है तो वो हो गया कन्फाइनमेंट। तो उस केस में पूरा मैटरनिटी बेनिफिट उनको मिलेगा। या फिर लेबर आफ्टर 26 वीक ऑफ प्रेगनेंसी रिजल्टिंग इश्यू ऑफ चाइल्ड वेदर लाइव और डेड। यहाँ पे देखो 26 वीक के बाद अगर लेबर होते हैं और वहां पे चाइल्ड की बर्थ होती है, चाहे चाइल्ड अलाइव हो या फिर डेड हो, तो ये तीनों केसेस में उनको क्या है, पूरा मैटरनिटी बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन लेबर रिजल्टिंग इन इश्यू ऑफ डेड चाइल्ड अगर होता है बिफोर 26 वीक तो वो देखो मिसकैरेज में आता है। इफ एक्सपल्शन ऑफ कंटेंट्स ऑफ यूटेरस ऑकर्स प्रायर टू और ड्यूरिंग 26 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी इट फिट्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ मिसकैरेज। तो अगर मिसकैरेज होता है मतलब 26 हफ्ते से या फिर जो 26 हफ्ता चल रहा है उससे पहले अगर जो भी यूटेरस में जो भी कंटेंट है वो अगर बाहर निकल जाते हैं नेचुरली तो वो होगा मिसकैरेज। तो ये मिसकैरेज क्यों दिया कि मिसकैरेज के केस में भी कुछ बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो ये मिसकैरेज, यहाँ पे दोनों में फर्क समझना, कन्फाइनमेंट और मिसकैरेज, यहाँ पे दोनों में फर्क है, ठीक है। तो कन्फाइनमेंट में अगर लिविंग चाइल्ड हो रहा है या फिर 26 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बाद बर्थ हो रहा है, चाहे लिविंग हो या डेड हो, तो उस केस में मैटरनिटी बेनिफिट पूरा मिलता है, ठीक है। तो वो हो गया कन्फाइनमेंट। अब देखो डिलीवरी में बर्थ ऑफ ए चाइल्ड लिखा है, बर्थ ऑफ ए चाइल्ड मतलब चाहे लिविंग हो या डेड हो, ऐसा कुछ नहीं लिखा। बर्थ ऑफ ए चाइल्ड मतलब बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, लिविंग हो या डेड हो दोनों इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये हो गया डिलीवरी। वुमन मतलब वुमन एम्प्लॉयड वेदर डायरेक्टली और थ्रू एनी कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। तो वो वेजेस के लिए एम्प्लॉयड है। अब देखो प्रोहिबिशन ऑफ वर्क, यहाँ पे क्या है, कोई भी एम्प्लॉयर मतलब जानबूझ के किसी वुमन को काम पे नहीं रखेगा ड्यूरिंग 6 वीक फॉलोइंग हर डिलीवरी, मिसकैरेज या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। मतलब डिलीवरी होती है या फिर मिसकैरेज होता है या फिर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होती है, उसके बाद के 6 हफ्ते कंपलसरी आपको काम नहीं करना है, रेस्ट करना है, ठीक है। और कोई एम्प्लॉयर आपको काम पे नहीं रखेगा और कोई वुमन खुद भी जाके काम नहीं कर सकती, ठीक है। शी इज नॉट परमिटेड टू वर्क। तो ये है एब्सोल्यूट सैबैटिकल, ठीक है। अब देखो अर्डियस वर्क से, ये इंपॉर्टेंट है, डिलीवरी के बाद के या फिर डिलीवरी मिसकैरेज ये जो भी है उसके बाद के 6 हफ्ते आपको रेस्ट करनी है, काम नहीं करना, और कोई एम्प्लॉयर आपको काम पे नहीं रख सकता, यही है। अर्डियस वर्क सेफ जोन, यहाँ पे क्या है, मतलब देखो प्रेग्नेंट वुमन रिक्वेस्ट कर सकते हैं एम्प्लॉयर को कि उसको कोई हेवी वाला काम ना दिया जाए, ठीक है, जैसे लॉन्ग स्टैंडिंग आवर, ठीक है, जिसकी वजह से उसको तो इंटरफेयर कर सकता है प्रेगनेंसी में, तो वही है। अब देखो ये जो है यहाँ पे वो क्या बोल सकती है कि उसको लाइट वर्क दिया जाए, उसका टाइमलाइन दिया है यहाँ पे कितने टाइम तक वो बोल सकती है। एक्सपेक्टेड डिलीवरी सपोज ये डेट है, उसके पहले के 6 हफ्ते एंड उसके पहले का 1 महीना, तो ये टाइम में वो बोल सकती है कि मुझे हेवी वर्क ना दिया जाए, ठीक है। तो वही लिखा है 1 मंथ प्रीसीडिंग द 6 वीक्स बिफोर डिलीवरी, डिलीवरी के पहले के 6 हफ्ते उसके पहले का 1 महीना वो बोल सकती है कि मुझे हेवी वर्क ना दिया जाए। और ये 6 हफ्ते में अगर वो चूज करती है कि काम करना है तो ये 6 हफ्ते में भी
उसको मतलब ये अधिकार रहेगा कि वो बोल सकती है कि उसको हेवी वर्क ना दिया जाए, ठीक है। तो ये दो चीजें होगी। अब देखो राइट टू पेमेंट, कैसे पेमेंट होता है, कितने रेट पे होता है, तो उसका जो एवरेज डेली वेज है कैलकुलेट करते हैं पिछले 3 महीने का डिलीवरी से, मतलब जिस टाइम से वो अपसेंट है उसके पहले के 3 महीने का वेज, एवरेज वेज निकालते हैं और उस एवरेज वेज के हिसाब से उनको बेनिफिट मिलता है। अब देखो बेनिफिट मिलने के लिए उन्होंने कम से कम 80 डे क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। शी मस्ट हैव एक्चुअली वर्क फॉर नॉट लेस देन 80 डे विद द एम्प्लॉयर, ठीक है। पहले के 12 महीने में, मतलब पहले के 12 महीने, उस 12 महीने में कम से कम उसने वो एम्प्लॉयर के यहाँ 80 दिन काम करना चाहिए, ठीक है। तो ये अगर काम किया है तभी मैटरनिटी बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है। और ये जो 80 दिन है, ये 80 दिन में क्या है कि जितना भी टाइम वो ले ऑफ हुई है या फिर पेड हॉलीडे वो भी इंक्लूडेड होते हैं, ये डेज भी इंक्लूडेड है। अब बेनिफिट कितना मिलता है देखो, स्टैंडर्ड लीव देखो मिनिमम 26 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी बेनिफिट मिलता है, ये मैटरनिटी बेनिफिट, ऑफ विच नॉट मोर देन 8 वीक कैन प्रीसीड द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। मतलब डिलीवरी के पहले आप 8 हफ्ते ले सकते हो, बाकी बच्चे डिलीवरी के बाद, तो टोटल ऐसे 26 वीक्स आपको मिलती है, ठीक है, बेनिफिट। और अगर 2 से ज्यादा सर्वाइविंग चाइल्ड है तो आपको 12 हफ्ते मिलेंगे, ठीक है, 26 हफ्ते नहीं मिलेंगे। ऑलरेडी 2 बच्चे हैं या 2 से ज्यादा है तो 12 हफ्ते मिलते हैं, ठीक है। और एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट से पहले सिर्फ 6 हफ्ते हैं यहाँ पे, 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो, बाकी स्टैंडर्ड में 8 हफ्ते हैं, ठीक है। अब एडॉप्शन है, अपने एडॉप्शन किया सपोज किसी महिला ने, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि बच्चा जो है 3 महीने से कम की एज का होना चाहिए, बिलो 3 मंथ्स ऑफ एज, तो फिर उनको 12 हफ्ते की लीव मिलती है, ठीक है। तो ये याद रखना कि एडॉप्शन के केस में अगर 3 महीने का ये लिमिट लगाया कि 3 महीने के नीचे होना चाहिए बच्चा, तभी उनको 12 हफ्ते की लीव मिलेगी। सरोगेसी के केस में मतलब कमिश्निंग मदर है, उन्होंने खुद ने तो डिलीवरी नहीं करी, किसी दूसरी महिला ने करी है, लेकिन कमिश्निंग मदर को भी मिलता है 12 हफ्ते की लीव, ठीक है। 12 हफ्ते की जो बेनिफिट है मतलब उतना उनको वेज मिलेगा, सैलरी मिलेगी, पेमेंट होगा। अब देखो वर्क फ्रॉम होम, जहां पे काम ऐसा है कि वहां पे आप मतलब वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, ठीक है, तो वहां पे कर सकते हैं, लेकिन वहां पे देखो वो दोनों डिसाइड करेंगे, एम्प्लॉयर और वो महिला मिलके म्यूचुअली एग्री करके, ठीक है, वो डिसाइड करेंगे, ठीक है। ये कब होगा, आफ्टर अवेलिंग ऑफ एक्टिव मैटरनिटी बेनिफिट, मतलब पूरा मैटरनिटी बेनिफिट ले गया है, मतलब हो गया है, उन्होंने बेनिफिट ले लिया है, उसके बाद वो चाहे तो ये ऑप्शन है, लेकिन नेचर ऑफ वर्क ऐसा होना चाहिए, मतलब आईटी में जॉब सपोज कर रहा है, ठीक है, उस केस में वो रिक्वेस्ट कर सकती है, लेकिन वो दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे, एम्प्लॉयर एंड वुमन, ठीक है। वुमन को कोई ऐसा ये नहीं है कि अधिकार नहीं है, एंटाइटल नहीं है कि उनको मतलब वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन देना होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो वो समझ लेना यहाँ पे। अब देखो डेथ वगैरह होती है, तो अगर मदर की डेथ होती है ड्यूरिंग दिस पीरियड प्रेगनेंसी के टाइम में, तो जिस दिन डेथ हुई है उस दिन का भी और उससे पहले का जो भी है वो मैटरनिटी बेनिफिट देना होगा, ठीक है। तो बेनिफिट इज पेड ओनली अप टू एंड इंक्लूडिंग द डे ऑफ हर डेथ। और ड्यूरिंग डिलीवरी, यहाँ पर डिलीवरी के बाद अगर डेथ होती है, लिविंग बिहाइंड द चाइल्ड, मतलब बच्चा छोड़ के मदर की डेथ हुई, ठीक है, ड्यूरिंग डिलीवरी या फिर डिलीवरी के बाद, तो एम्प्लॉयर को पूरा पीरियड का बेनिफिट देना होगा। और चाइल्ड की भी अगर डेथ होती है ड्यूरिंग दैट पीरियड, तो पेमेंट कब तक देना है, अप टू एंड इंक्लूडिंग द डेट ऑफ चाइल्ड्स डेथ, जब जिस दिन बच्चे की मौत होती है तो उस दिन तक का इंक्लूडिंग दैट डे देना है, मैटरनिटी बेनिफिट देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ईएसआईसी का क्या लिखा है, अगर कोई महिला ईएसआईसी कवर्ड फैक्ट्री में एम्प्लॉय मतलब ऐसे एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रही है, तो उसको अंडर ईएसआईसी एक्ट बेनिफिट, मतलब वो अगर एलिजिबल है अंडर ईएसआईसी एक्ट, ये वाला ईएसआईसी वाला चैप्टर जो है, तो उसमें अगर वो एलिजिबल है तो उसको बेनिफिट अंडर ईएसआईसी मिलेंगे। अगर वो ईएसआईसी में एलिजिबल नहीं है तो उसको बेनिफिट अंडर दिस चैप्टर मिलेंगे, चैप्टर 6 मैटरनिटी बेनिफिट वाला, ठीक है। बेनिफिट तो मिलेंगे, अगर ईएसआईसी में कवर्ड है तो अंडर दैट चैप्टर मिलेंगे, अगर कवर्ड नहीं है तो अंडर चैप्टर 6 मिलेंगे, ये वाला मैटरनिटी बेनिफिट वाला, वही, इतना कुछ ये नहीं है, इतना कुछ खास नहीं है। अब देखो नोटिस ऑफ क्लेम एंड पेमेंट, यहाँ पे क्या होता है, रिटर्न नोटिस देनी होती है हर एक महिला को, किसको देनी है, एम्प्लॉयर को, स्टेटिंग हर अपसेंस डेट, मतलब वो डेट लिख के दो कि इस डेट से मैं नहीं आ रही हूँ, ठीक है। और डेट जो है वो कब की है, नॉट अर्लियर देन 8 वीक बिफोर फ्रॉम एक्सपेक्टेड डिलीवरी से 8 हफ्ते उससे पहले नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड डिक्लेयरिंग दैट शी विल नॉट वर्क, मतलब उसको डिक्लेयर करो कि दूसरी जगह पे आप कहीं पे काम नहीं करोगे ये छुट्टी के टाइम। नोटिस कैन ऑल्सो बी गिवन पोस्ट डिलीवरी, ऐसा नहीं कि मतलब यहाँ पे देखो मस्ट लिखा है, वुमन ने नोटिस देनी होगी, ठीक है, लेकिन नोटिस जो है वो पोस्ट डिलीवरी भी दी जा सकती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब देखो डिस्पर्सल टाइमलाइन, मतलब प्री डिलीवरी में कितना पैसा देना है, देखो प्री डिलीवरी पोर्शन जो है दैट मस्ट बी पेड बाय एम्प्लॉयर इन एडवांस अपॉन प्रोडक्शन ऑफ प्रूफ ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी का प्रूफ आपने दे दिया तो आपको प्री डिलीवरी का जो पोर्शन है वो एडवांस में मिलने वाला है। और डिलीवरी के बाद कितना मिलता है, वो कब मिलता है, देखो आपने डिलीवरी का प्रूफ दे दिया तो उसके 48 आवर्स बाद, मतलब 48 आवर्स के अंदर, आज दिया तो 48 आवर्स मतलब 2 दिन के अंदर पूरा बेनिफिट दे देना चाहिए एम्प्लॉयर ने, ठीक है। तो एम्प्लॉयर पे ये टाइमलाइन है, मतलब आज नोटिस दिया, प्रूफ दिया, ठीक है,
डिलीवरी का, तो उसके 48 आवर्स में आपको बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है। तो ये एम्प्लॉयर पे ये लगा है टाइमलाइन। अब देखो फेलियर टू गिव नोटिस डज नॉट डिसएंटाइटल हर, मतलब यहाँ पे लिखा है कि नोटिस देनी है, पोस्ट डिलीवरी भी दे सकते हो, लेकिन अगर नोटिस नहीं दिया तो ऐसा नहीं कि आपको बेनिफिट नहीं मिलेंगे, ठीक है, ये वाला या फिर डिलीवरी के बाद का ये बेनिफिट नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है, मिलेंगे। उस केस में देखो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का रोल है, उस केस में क्या होता है, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर जो है वो ऑर्डर कर सकता है पेमेंट, ठीक है, तो वो है। देखो पेमेंट इन केस ऑफ डेथ, इफ शी डाइज बिफोर रिसीविंग बेनिफिट, मतलब बेनिफिट मिलने से पहले उसकी डेथ होती है तो एम्प्लॉयर ने जो भी अमाउंट है नॉमिनी को देना चाहिए, और नॉमिनी नहीं है तो जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव उनको। अब देखो मेडिकल बोनस, अगर एम्प्लॉयर फ्री में ये सब प्रोवाइड नहीं करता तो महिला को 3,500 रुपए या फिर जो भी सरकार बताएगी उतना, अभी तक तो 3,500 लिमिट है, ठीक है, सरकार उसको बढ़ा सकती है बाद में, तो वो देना होगा मेडिकल बोनस। तो क्या प्रोवाइड करना चाहिए एम्प्लॉयर ने, प्रीनेटल कंफाइनमेंट एंड पोस्टनेटल केयर उसने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करना चाहिए, इसको याद रखो। प्रीनेटल कंफाइनमेंट एंड पोस्टनेटल केयर एम्प्लॉयर ने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करना चाहिए महिला को, अगर नहीं वो करता तो वुमन को क्या मिलता है, मेडिकल बोनस मिलता है, कितने रुपए का, 3,500 रुपए का, ठीक है। अब देखो लीव फॉर स्पेशल कंटीजेंसी, मिसकैरेज सपोज अगर होता है या फिर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होती है तो उस केस में कितने हफ्ते की लीव मिलती है, 6 हफ्ते की मिलती है, इमीडिएटली फॉलोइंग लीव, मतलब मिसकैरेज होने के बाद के 6 मतलब मिसकैरेज होने के बाद आपको 6 हफ्ते की पेड लीव मिलेगी, ठीक है, या फिर एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के ये होने के बाद उसके बाद के 6 हफ्ते पेड लीव है, ठीक है। तो ये 6 हफ्ते याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये सारे फैक्ट जो है ना मैंने हाईलाइट करके जो भी रखा है ना वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ट्यूबेक्टॉमी ऑपरेशन अगर होता है तो ऑपरेशन के सर्जरी के बाद के 2 हफ्ते आपको पेड लीव मिलते हैं, ठीक है, मतलब एंटाइटल उसका अधिकार है उसका, ठीक है। ट्यूबेक्टॉमी ऑपरेशन मतलब क्या होता है, ये मतलब ये अगर ऑपरेशन होता है तो बाद में मतलब वो नहीं होता, बेबी नहीं होता, ठीक है, तो वो वाला ऑपरेशन है, जैसा मेल का भी होता है जैसा फीमेल का भी हो सकता है। तो ये ऑपरेशन के बाद 2 हफ्ते की पेड लीव मिलती है इमीडिएटली फॉलोइंग द डे ऑफ सर्जरी, ठीक है, सर्जरी के बाद के 2 हफ्ते पेड लीव मिलेगी ट्यूबेक्टॉमी ऑपरेशन अगर होता है तो। अब देखो तीसरा पॉइंट, सर्टिफाइड मैटरनिटी इलनेस, मतलब प्रेगनेंसी या फिर डिलीवरी या फिर मिसकैरेज या फिर ये टर्मिनेशन या फिर ट्यूबेक्टॉमी ऑपरेशन, ये किसी भी चीज की वजह से कोई अगर इलनेस हुई है उसको, ठीक है, बीमारी हुई है सपोज, तो उस केस में एडिशनल 1 महीने की पेड लीव मिलेगी, ठीक है। तो इसको याद रखना, ये तो बेनिफिट मिलेंगे ही मिलेंगे, 2 हफ्ते की पेड लीव, सपोज ट्यूबेक्टॉमी की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन होता है और इलनेस होती है, 2 हफ्ते उसके बाद तो पेड लीव मिल रही है, लेकिन एडिशनल 1 महीना भी मिलेगा बिकॉज ऑफ इलनेस, ठीक है। तो ये याद रखना, ये 3 चीज याद रखो, इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो मिसकैरेज एमटीपी के केस में 6 हफ्ते मिलेंगे, ट्यूबेक्टॉमी के केस में 2 हफ्ते मिल रहे हैं, और मैटरनिटी सर्टिफाइड मैटरनिटी इलनेस के केस में एडिशनल पूरा 1 महीना पेड लीव मिल रहा है, ठीक है। अब देखो नर्सिंग ब्रेक कितने, इस पे लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, नर्सिंग ब्रेक 2 नर्सिंग ब्रेक मिलते हैं इन एडिशन टू स्टैंडर्ड रेस्ट इंटरवल, कब तक मिलते हैं, जब तक बच्चा 15 महीने का नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये याद रखना, नर्स करने के लिए बच्चे को मिलते हैं, ये 2 नर्सिंग ब्रेक मिलते हैं, और यहाँ पे ये बात याद रखो कि इन एडिशन टू स्टैंडर्ड रेस्ट इंटरवल, मतलब उसको सपोज एक मॉर्निंग में एक ब्रेक मिल रहा है और दोपहर में एक ब्रेक मिल रहा है, तो ये 2 ब्रेक हो गए, ठीक है। तो ये 2 ब्रेक इन एडिशन टू दीज 2 ब्रेक्स और 2 ब्रेक मिलेंगे उसको नर्सिंग ब्रेक, ठीक है। तो ये वाले केस में कितने हो गए, 4 हो गए टोटल। तो याद रखो ये इन एडिशन टू स्टैंडर्ड रेस्ट इंटरवल, जितने भी है स्टैंडर्ड रेस्ट इंटरवल आपके, तो उसके अलावा 2 एडिशनल देने होंगे आपको नर्सिंग ब्रेक। अब क्रेशे फैसिलिटी, देखो यहाँ पे एक पॉइंट ऐड किया है कोड में, बाकी पूरा मैटरनिटी एक्ट सेम है, ये पूलिंग वाला ऑप्शन नया ऐड किया है, बाकी सब सेम है। देखो क्रेशे फैसिलिटी में क्या है, यहाँ पे वर्कफोर्स की थ्रेशोल्ड, देखो एवरी एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे 50 से ज्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वहां पे उनको क्रेशे फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है विद इन अ प्रिस्क्राइब्ड डिस्टेंस, और मदर इज लीगली एंटाइटल्ड टू 4 विजिट्स अ डे टू द क्रेशे इंक्लूसिव ऑफ रेस्ट ब्रेक, मतलब सपोज उसको 2 रेस्ट ब्रेक मिल रहे हैं तो उसके अलावा और 2 मिलेंगे, मतलब टोटल 4, क्योंकि यहाँ पे इंक्लूसिव लिखा है, रेस्ट इंक्लूडेड है, ठीक है। तो टोटल 4 विजिट्स अलाउड है टू द क्रेशे फैसिलिटी, और कहाँ पे ये अप्लाई है, जहाँ पे 50 से ज्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। अब देखो एम्प्लॉयर जो है वो पूल कर सकते हैं अपने रिसोर्सेस, ये प्रोवाइड कराने के लिए, क्रेशे फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए क्या करेंगे, वो अपना रिसोर्सेस से पूल करेंगे, शेयर्ड कॉमन क्रेशे बना सकते हैं वो, ठीक है। तो वही है पूलिंग ऑप्शन, मतलब एक सपोज एक एस्टेब्लिशमेंट है, उसने गवर्नमेंट के साथ या फिर दूसरे अदर कंपनी है, दोनों ने मिलकर एक क्रेशे फैसिलिटी बनाई तो वो बना सकते हैं, ठीक है। तो पूलिंग ऑप्शन रहेगा, ऐसा नहीं कि हर एक को अपना अलग ही इस्टेब्लिश करना है, वो पूल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये है वो जो फैसिलिटी है विद इन प्रिस्क्राइब्ड डिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो रिटर्न इंटीमेशन में क्या है कि एम्प्लॉयर मस्ट इन्फॉर्म एवरी वुमन इन राइटिंग एंड इलेक्ट्रॉनिकली, जब वो अपॉइंटमेंट दे रहा है उसी टाइम एम्प्लॉयर को उसको बताना चाहिए कि आपके ये अधिकार है अंडर द कोड, लिखित में दो, और इलेक्ट्रॉनिक मतलब मेल भी करो, ठीक है। तो मेल वगैरह जो भी इलेक्ट्रॉनिक है वो कर सकते हो, मतलब करना ही चाहिए, मस्ट लिखा है, ठीक है। लिखित में भी दो और इलेक्ट्रॉनिकल भी बताओ, ठीक है, तो मस्ट लिखा है। अब देखो अनलॉफुल डिसमिसल प्रोटेक्शन, यहाँ पे क्या है,
गलत तरीके से डिसमिस नहीं कर सकते महिला को। यहाँ पे लीव प्रोटेक्शन देखो, इट इज स्ट्रिक्टली अनलॉफुल टू डिस्चार्ज और डिसमिस वुमन और वेरी हर सर्विस कंडीशन वाइल शी इज एब्सेंट ऑन मैटरनिटी, जब वो एब्सेंट है, मैटरनिटी लीव पे है, तो उसको डिस्चार्ज करना है, डिसमिस करना है, फिर उसकी सर्विस कंडीशन चेंज करना, ये स्ट्रिक्टली अनलॉफुल है, इलीगल। यहाँ पे फाइन या फिर जो पेनल्टी है वो लग सकती है। देखो प्रेगनेंसी प्रोटेक्शन क्या है, इवन इफ शी इज डिसमिस्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी के टाइम पे वो डिसमिस भी होती है सपोज, तो फिर भी उसको कोई डिप्राइव नहीं कर सकता, उसको मेडिकल बेनिफिट, मेडिकल बोनस ये मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इसको याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। मतलब उसको डिसमिस भी किया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो भी उसको कोई भी मैटरनिटी बेनिफिट और मेडिकल बोनस है उसको कोई भी डिप्राइव नहीं कर सकता, उसको वो मिलेगा ही। लेकिन एक एक्सेप्शन क्या है, ग्रॉस मिसकंडक्ट, ये वाला एक्सेप्शन है। अगर उसको डिसमिस किया है फॉर सर्टिफाइड ग्रॉस मिसकंडक्ट, सर्टिफाइड ग्रॉस मिसकंडक्ट के लिए अगर उसको काम से हटाया, डिसमिस किया है, लेकिन एम्प्लॉयर ने क्या करना चाहिए, लिखित में रिटर्न ऑर्डर देना चाहिए कि ये मिसकंडक्ट आपने किया, इसकी वजह से आपको डिसमिस कर रहे हैं, तो वो वाले केस में आपको ये नहीं मिलेगा, मैटरनिटी बेनिफिट या बोनस नहीं मिलेगा, ठीक है। अब सपोज किसी को डिसमिस कर दिया तो उस केस में क्या है, तो वो अपील कर सकती है, कहां पे, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पे। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है उनके पास जाके वो अपील कर सकती है, 60 दिनों के अंदर अपील करना है, ठीक है। तो ये टाइमलाइन याद रखो, शी कैन अपील हर डिप्रिवेशन और डिसमिसल टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विद इन 60 डेज ऑफ रिसीविंग द ऑर्डर। मतलब ये जो रिटर्न ऑर्डर निकाला है, ये जब से ऑर्डर निकाला उसके बाद के 60 दिनों के अंदर उसको अपील करना होगा, अगर करना है तो, ठीक है। तो ये याद रखो। अब यहाँ पे किसी महिला को सपोज कोई लाइट ड्यूटी दी है या फिर नर्सिंग ब्रेक दी है, उसके वजह से उसको वेजेस में कोई कट नहीं होगा, वो लिखा कि नो डिडक्शन ऑफ वेजेस। एम्प्लॉयर मतलब वही है कि डिडक्ट नहीं कर सकता, जस्ट बिकॉज आपको लाइट ड्यूटी दी या फिर नर्सिंग ब्रेक आपको मिला है तो आपको वेजेस डिडक्ट नहीं कर सकता। और फोरफीट ऑफ बेनिफिट क्या है कि अगर आप जितना टाइम सपोज किसी अदर एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहे हो, जितना टाइम आपको छुट्टी मिली है उस टाइम में, परमिटेड लीव पीरियड में आपने किसी और जगह पे काम किया, तो उस केस में यू कैन, मतलब शी फॉरफिट्स हर मैटरनिटी बेनिफिट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड शी वर्क्ड। मतलब जितना टाइम आपने उस एस्टेब्लिशमेंट में काम किया है, वहां पे आपको रिम्यूनरेशन कुछ सैलरी मिली होगी, तो उतने टाइम का आपको मैटरनिटी बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो है फॉरफिचर ऑफ बेनिफिट, ठीक है। तो ये याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है। जितना टाइम आपने वहां पे काम किया उतने टाइम का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप खो देते हो अपना वो बेनिफिट, ठीक है। तो वो है सेक्शन 70। अब देखो ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर की भी कुछ तो ड्यूटी है, क्या है, एम्प्लॉयर ने ये जो भी एक्ट की जो समरी है उसको लोकल लैंग्वेज में, जो भी एरिया की लैंग्वेज है वो लैंग्वेज में एक मतलब बताना चाहिए, उसको लगाना चाहिए समरी। कहाँ पे लगानी है, कॉन्स्पिक्यूअस स्पॉट पे, मतलब ऐसा स्पॉट जहां पे सबको विजिबल हो, इन एवरी पार्ट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट वेयर वुमन आर एम्प्लॉयड। मतलब हर एक वो एस्टेब्लिशमेंट जहां पे वुमन एम्प्लॉयड है तो वहां पे ये एक्ट की समरी होनी चाहिए, वहां पे कौन सा लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज और फिर इंग्लिश सॉरी लोकल लैंग्वेज या फिर लैंग्वेज ऑफ द एरिया, ठीक है। तो ये है ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर। अब देखो सेक्शन 72, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर जो है उसकी क्या पावर है। सपोज कोई महिला, उसको लगा कि उसको बेनिफिट जानबूझ के नहीं दिए, इम्प्रॉपरली विथहेल्ड की है बेनिफिट, या फिर उसको रॉन्गफुली डिस्चार्ज किया, डिसमिस किया, तो वो अब क्या कर सकती है, इंस्पेक्टर के पास कंप्लेंट कर सकती है। और इंस्पेक्टर चाहे तो वो क्या करेगा, फिर वो करेगा इंक्वायरी करने के बाद वो अपना ऑर्डर निकालेगा, और ऑर्डर में वो चाहे तो बेनिफिट मतलब जो भी विथहेल्ड की है वो बोल सकता है एम्प्लॉयर को आप पे करो, या फिर रॉन्गफुल डिसमिसल का केस है तो वहां पे कोई जस्ट प्रॉपर रेमेडी वो प्रोवाइड कर सकता है। अगर यहाँ पे जो भी इंस्पेक्टर जो ऑर्डर दे रहा है तो उसके अगेंस्ट अपील करने के लिए 30 दिनों का टाइम मिलता है, ठीक है। कोई भी पर्सन अगर अनहैप्पी है विद इंस्पेक्टर्स ऑर्डर तो वो फाइल कर सकता है अपील टू गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी विद इन 30 दिन फ्रॉम द डेट द ऑर्डर इज रिसीव्ड। जब उसके ऑर्डर आई उसके 30 दिनों के अंदर उसको अपील करना है, ठीक है। और देखो फाइनलिटी, मतलब अपीलेट अथॉरिटी जो डिसीजन देगा वो फाइनली होगा, और कोई अपील नहीं होता है 30 दिनों के अंदर तो इंस्पेक्टर का डिसीजन जो है फाइनल होगा, ठीक है। आइडेंटिटी को प्रूव करना थ्रू आधार मैंडेटरी है टू क्लेम कैश, मेडिकल और मैटरनिटी बेनिफिट अंडर द कोड। मतलब कोड के अंदर आपको ये बेनिफिट क्लेम करने हैं तो आपको आइडेंटिटी प्रूव करनी होगी थ्रू आधार। दूसरा, आपकी जो मैटरनिटी बेनिफिट है वो कोड अटैच नहीं कर सकता, ठीक है, कैन नॉट बी अटैच्ड बाय कोर्ट डिक्री और ऑर्डर फॉर एनी डेट और लायबिलिटी, ठीक है। ये हो गया नो कोड अटैचमेंट, इसको याद रखना। पेनल्टीज फॉर डिफॉल्ट, सपोज कोई डिसमिस करता है वुमन को इन वायलेशन ऑफ दिस चैप्टर, या फिर फेल होता है, मैटरनिटी बेनिफिट उसने दिया नहीं, वो फेल हो गया, तो उस केस में उसको इंप्रिजनमेंट होगी, 6 महीने तक की जेल हो सकती है, फाइन हो सकती है 50,000 रुपीज की, या फिर दोनों हो सकता है, ठीक है, या तो जेल फाइन या दोनों हो सकता है। और अगर ये ऑफेंस सेकंड टाइम हुआ उसको, मतलब उसने एम्प्लॉयर ने सेकंड टाइम किया, फिर सब्सिक्वेंट कन्विक्शन होता है उसको फॉर फेलिंग टू पे मैटरनिटी बेनिफिट, तो एम्प्लॉयर को 2 साल तक की जेल हो सकती है, उसको 3 साल तक बढ़ा सकते हैं, एंड फाइन होगा 3 लाख रुपए का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एंड लिखा है, मतलब दो बार ऑफेंस किया उसने एक ही ऑफेंस को, तो 2 साल तक की सजा एंड 3 लाख रुपए का फाइन हो सकता है, और 2 साल की सजा 3 साल भी हो सकती है, ठीक है। तो ये याद रखो। देखो पूरा मैटरनिटी बेनिफिट ये जो चैप्टर है उसको हमने डिटेल में कवर किया है।
कोड में देखो ये जो है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में भी ऑलमोस्ट सब सेम है, कुछ नया नहीं है, ठीक है। तो आई होप जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो चैप्टर 7 में आएगा, ठीक है। चैप्टर 7 डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है।